हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये चैप्टर आप कब स्टार्ट करेंगे, तो आज से स्टार्ट करेंगे और 3 से 4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट हम लोग कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो जिसने समझ ली उसको 50% चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक, पूरी जितनी भी है एक एक चीज़ पे आपको क्लैरिटी दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। अगर कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर से देखना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बेटा ये होता है, पहले समझो। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट भी क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, जो कि आपके बिजनेस का हिसाब किताब देता है कि बिजनेस में आपके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। तो उसी तरह ये भी क्या है, बिजनेस में, आपके बिजनेस में कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है आपके कैश का, एक बिजनेस में कितना ज्यादा कैश का फ्लो हो रहा है बिजनेस में, वो उसका हिसाब किताब देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब फ्लो 2 तरह से होता है, एक होता है इनफ्लो, दूसरा होता है बेटा जी आउटफ्लो। पैसा तो या तो इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है, तो पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है। तो जितना भी पैसा यानी कि कैश कितना भी आ रहा है कितना भी जा रहा है उसका रिकॉर्ड होगा। और ध्यान से याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश की बात होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगी। सिर्फ कितना कैश आया कितना कैश गया, तो कैश की इंफॉर्मेशन देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या सिर्फ कैश ही आता है सर, तो कैश नहीं, साथ ही साथ इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश तो काउंट होगा ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश के सामान्य, कैश के बराबर और भी जितनी भी चीजें हैं वो भी कैश के अंदर ही आती है। जैसे सर पहला तो बेटा आपका कैश ही हो गया, दूसरा हो गया आपका बैंक बैलेंस। भाई अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस है, क्या है, बैंक बैलेंस है, वो भी तो कन्वर्ट हो जाएगा ना कैश में। जो जल्द से तुरंत जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको भी हम लोग कैश ही मानते हैं, ठीक है। बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं कर रखी है तो वो भी कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज है कोई, है ना, तो वो ये सारी जितनी भी चीज़ें आपकी है जो कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ें भी आपके कैश फ्लो के अंदर आएगी, सिर्फ कैश नहीं, कैश के सामान्य दिखने वाली चीज़ें भी। तो इसको नोट कर लेना, ये चारों चीज़ें भी आपके कैश के अंदर ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ तो समझ में आई बात। अब देखो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहले 3 पार्ट है कि इसको समझो। सबसे पहला पार्ट है बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी फॉर्मेट बनाऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से, पहले समझो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या। दूसरा है बेटा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा है बेटा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है तो उसको आपको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसके अंदर क्या क्या जाता है पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग की, उल्टा करते हैं, बताता हूं उसका रीजन क्या है। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, यहां पर लिखता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या जाएगा, इसको अपने माइंड में सेट कर लो। इसको रफ कर दूं ऊपर वाले को, काम तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलो अब देखो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या जाएगा। याद रखना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्या, जैसे मान लो कोई भी पैसा लोन का लोगे, है ना, तो वो क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे आपने कोई बैंक लोन लिया, अगर आपने कोई बैंक लोन लिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। आपने शेयर इशू करे कम तो आपको तब भी पैसा मिलेगा, इशू ऑफ शेयर्स, इस शेयर को इशू करके पैसा मिल रहा है, वही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। बस आपको इतना समझना है कौन किसके अंदर जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। सिंपल, इशू ऑफ शेयर्स कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक लोन कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स आपने इशू किया
तो वो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। मतलब किसी भी तरह से आप पैसा रेस कर रहे हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कोई भी तरह का लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का लोन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो वो भी किस में जाएगा, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ठीक है, तो इतनी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी से बात समझ में आई कि जितना भी लोन वगैरह लोगे, पैसा रेस करोगे, इकट्ठा करोगे, वो फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस बात ही बता रहा है ना, फाइनेंस यानी कि पैसा, तो ये सारी चीजें किस में जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब अगर लोन लिया है तो उसका पेमेंट भी करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन लिया, बैंक लोन, जैसा भी लोन है, मॉर्गेज लोन, उस पर इंटरेस्ट पे करोगे तो पैसा जाएगा, वो भी किस पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इशू ऑफ शेयर्स, शेयर को इशू करे हो, अब शेयर को अगर इशू किया है बेटा तो क्या करोगे, शेयर को इशू करने पे पैसा में आया था, अब डिविडेंड बांट रहे हो, डिविडेंड पेड करोगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो ठीक है, लेकिन किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसको आप क्या करोगे, अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब कहने का किसी भी तरह का लोन लो या फिर उनका इंटरेस्ट पेड करो, वो सारी की सारी चीजें किस में जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। किस में जाएगी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। फिलहाल के लिए भी इतना याद रखो, जब फॉर्मेट में पूरा क्वेश्चन कराऊंगा तो बताता हूँ कैसे करना है, इतना समझ लो। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, जैसे आपने लोन लिया, शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, कुछ भी किया, सब किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, है ना, किसी का पैसा वापस कर रहे हो तो वो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बीच में होप मत खोना, हो सकता है आपको लगे रे इतना ज़्यादा कुछ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन अच्छे से नोट्स बनाओ और समझते जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ तक समझ में आई बात, पैसा लिया, पैसा दिया, इंटरेस्ट दिया, उसका फाइनेंसिंग का पार्ट है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, इसको भी देखो, इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे भी आइडिया है बेटा कि आप लोग क्या करो, पहले इसको देखो, फिर एक बार इसको देखो, फिर इन्वेस्टिंग एक बार देखो, फिर एक बार लिखो, फिर बिना देखे देखो इसके अंदर क्या क्या जाएगा, फिर करो। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा 2 बार देखना, 3 बार देखना, बहुत इजी लगने लगेगा। एक बार में आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगे, इसलिए मैं बार बार बीच में बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है कैश फ्लो में, है इजी लेकिन चीजें इतनी जरा देख के घबरा जाता है, तो घबराना नहीं, लिखते चलना, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है, इन्वेस्टिंग का मतलब ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना। तो 2 तरह की चीजें आती है इसमें, पूरा फ्रेम में है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। है भाई। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर एक तो आपका आता है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग का एक तो आपके अंदर आता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा बेटा आता है इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बेटा 2 चीजें आती है, एक तो आपका आता है फिक्स एसेट और दूसरा क्या आता है बेटा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही बात, हाँ कि ना? ठीक है, तो अब फिक्स एसेट का मतलब या तो आप फिक्स एसेट खरीदोगे या फिक्स एसेट आप बेचोगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने फिक्स एसेट को परचेज किया तो भी किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में। फिक्स एसेट को आपने सेल किया तो भी किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। बस इतना है, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, सेल करोगे फिक्स एसेट तो पैसा आएगा। और क्या आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी की परचेज करी तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग में, सेल करी, सोल्ड करी तो भी किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो याद रखना, कभी भी एसेट या नॉन करेंट, शॉर्ट टर्म नहीं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी बात होगी बेटा तो वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो, नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बच्चे गलत करके आते हैं अक्सर। देखो क्या लिखा है, एक तो ये जाएगा, साथ ही साथ अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, 2 चीज याद रखना, ठीक है, रिडेम्पशन नहीं, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। जबकि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अगर इंटरेस्ट पेड होगा तो फाइनेंसिंग में, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इन्वेस्टिंग में। इसको नोट करो, अगर डिविडेंड पेड होगा तो किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में, अगर डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो किस में जाएगा,
इन्वेस्टिंग में। तो बस बेटा आपको यही याद होना चाहिए। अगर ये आपको लर्न हो गया, आपको याद हो गया, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का काम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल लेते हैं आप सर हंसते नहीं है, उम्मीद करता हूँ देख रहे हो ना भाई, हंसी आ रही है ना मुझे, तो ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत मजाक करता हूँ। ठीक है, आप अगर आपने इंस्टा मुझे फॉलो नहीं किया, जाके देखो कितना मैं इतना रहता हूँ, वीडियो में चलता रहता है। अब हंसी मजाक करना है तो हंसी मजाक के लिए फिर कभी मजाक करेंगे आराम से, अभी तो सीरियस होने का वक्त है ना बेटा जी, समझ लो, क्लियर है। तो ये समझ गए, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। शायद उनका नाम क्या है, माई सेल्फ अम्मू करके। तो रियल नेम क्या है भाई, मुझे कभी कमेंट सेक्शन बताना आपका रियल नेम क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, याद रखना इतनी सारी चीजें फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग का पार्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट बचा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, जल्दी से रफ करूं इसको। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर बेटा इन सबको छोड़ के, माइंड में याद रख लो, सोच लो, इन सबको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो किस में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाती है। इन सबको छोड़ के जितनी भी चीजें वो किस में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मतलब डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे जो बिजनेस करते हो वो सारी चीजें किस में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती है। किस में जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मतलब जो डे टू डे बेसिस पे जो आपका बिजनेस चल रहा है वो सारी चीजें, जो भी एक्टिविटीज हो रही है ऑपरेटिंग, बिजनेस को चलाने में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, इसको नोट किया है। अब इसको मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ना, तो वहां पे समझाता हूं बहुत डिटेल में। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं तीनों को एक साथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है कैसे बनता है और उसमें भी क्या क्या करना है। देखो पहले तो आप नॉर्मली ऐसे फॉर्मेट बना लोगे। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लेना, यहाँ पर अमाउंट लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला पार्ट। ठीक है, अब ये आपने ऐसे करके लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, जैसे बताओ ऐसे कर दो, कम से कम 50% 40% जगह छोड़ोगे। ठीक है, पेपर में कैसे करोगे, ठीक है, लिखोगे और फिर यहाँ पे इतना मान लो जगह छोड़ने के बाद आप यहाँ लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद फिर कम से कम जितना यहां छोड़ा था उसका आधा यहां पर जगह छोड़ोगे और लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, लास्ट वाला क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेटा अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ ना पे लिख के इस साइड लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में या फिर कॉपी में अपने आप तीनों एक साथ लिखोगे। समझ में आ रही है, तीनों को एक साथ लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, ये हो गया, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अरे ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, यहाँ पर लाइन नहीं बनानी। ठीक है, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीन पार्ट हो गए बेटा, ध्यान से समझो। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जगह छोड़ी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फिर स्पेस छोड़ा और फिर नीचे स्पेस छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आप लोग नीचे ही लिखोगे, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए मुझे यहाँ पर मजबूरन लिखना पड़ा है। समझ में आ रही बात कि नहीं, मालूम चले आप लोग भी पेपर में ऐसे ही बना के चले हो, हालांकि बुक है, 12th क्लास के बच्चे हो, ऐसी गलती तो नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा। सबसे पहले बेटा यहां पर लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या निकाल लो आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिव एक्टिविटीज। तो इसलिए सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले कितना नेट प्रॉफिट है आपको ये निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में एनपीबीटी। क्या बोलते हैं, एनपीबीटी। अब अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो आप यहां पर ऐसे ऐसे करके लिख देना अमाउंट। ठीक है,
अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या होता है सीख लो। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, फिलहाल अभी खाली लिखते जाओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, सारी की सारी क्लैरिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि एनपीवीटी निकालना है तो कैसे। सबसे पहले एनपीवीटी यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना, फिर ऐड करना, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना, फिर ऐड करना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर ऐड करना इंटरिम डिविडेंड, क्या है इंटरिम डिविडेंड, फिर ऐड करोगे प्रपोज डिविडेंड, ठीक है प्रपोज डिविडेंड, फिर ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ऐड करोगे बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर लिस्ट में आपको दिया रहेगा करंट ईयर प्रीवियस ईयर तो कौन वाला, करंट ईयर वाला, ठीक है। उसके बाद लेस करनी है खाली आपको एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं रिफंड ऑन टैक्स। ना उनसे आप कोई मतलब पूछने जा रहा कुछ, बस माइंड में रखो, एक लिस्ट रहेगी जैसे बैलेंस शीट में आती भरी हुई, उसमें आपको देखना है करंट ईयर प्रीवियस ईयर के बैलेंस को लेस कर देना, जो अमाउंट आएगा, अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरडिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड सारी चीजें दी हुई है तो उसको लिख के ऐड कर देना, नहीं दी है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। जैसे मान लो करंट ईयर आपको दे रखा है सपोज 2 लाख रुपए, 5 लाख मान लो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपको दे रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये मान लो क्वेश्चन में गिवन है, तो करंट से प्रीवियस ईयर माइनस किया तो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 लाख रुपीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपको इंटरमीडिएट डिविडेंड दिए हुए हैं 0, प्रपोज डिविडेंड दिए हैं 0, प्रोविजन फॉर टैक्स दी है आपको 1 लाख, और रिफंड ऑन टैक्स दिए 0। क्योंकि सारी चीज आपको पेपर में एक साथ नहीं देगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें हैं, अगर होगी तो ऐड कर देंगे, जो लेस होगी लेस कर देंगे। तो 5 लाख में 1 लाख ऐड किया, कितना लेस किया 4 लाख हो गया। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते हैं, 4 लाख 1 5 लाख हो गया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को भी ऐड करते हैं तो 5 1 6 लाख हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो 6 लाख रुपीज हो गए। तो आपका ये आ जाएगा एनपीबीटी। क्या आ जाएगा एनपीबीटी। मैं एक्सप्रेस एक अमाउंट ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 लाख रुपए, ठीक है। मतलब नॉर्मली सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो घबराना नहीं, देखो क्या बोल रहा हूँ, एनपीबीटी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये सारा तामझाम आपको करना ही नहीं है। नॉर्मल आओगे, जितना दिया है लिख दोगे, लेकिन नहीं दिया है तो आप लोग क्या करोगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर लेस करोगे, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करोगे, ये सारी चीजें ऐड होगी, ये लेस होगी, जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, हुआ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होती है बेटा, इसमें आप लोग डालोगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मतलब ऐसी वो सारी चीजें, ध्यान से समझो, ऐसी वो सारी चीजें जो कि नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन उसको हम लोग ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग वाली चीजें, लेकिन वो है नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग है, डेली बेसिस पे नहीं है, लेकिन हमने उसको खर्चा दिखा रखा है। या फिर नॉन कैश है, कैश नहीं है, समझ रहे हो, कैश में नहीं है लेकिन उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्या ऐड करोगे यहां पर डेप्रीसिएशन, देखो ध्यान से, डेप्रीसिएशन को ऐड करोगे, नॉर्मली लेस करते हैं, यहां पर ऐड करो, क्यों, देखो बात को समझना। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब, भाई मान लो ये मेरा बोर्ड है, ये मैंने आज से 1 साल पहले 4,000 रुपए का लिया, 4,000 का, क्या इसकी वैल्यू आज 4,000 होगी, नहीं होगी। हमने क्या कि 500 रुपए मान लो कम होगी, आज 3500 का है, तो ये हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, 500 रुपए का डेप्रीसिएशन हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये मेरा खर्चा है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन ये बताओ, ये बोर्ड पुराना हो गया, ये बोर्ड पुराना हो गया, क्या 500 रुपए मेरे पास से कैश में कहीं गए, कैश में तो कहीं नहीं गए ना, बस मैं बिना वजह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि डेप्रीसिएशन लगा है, लेकिन कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, नहीं हुआ है। वैल्यू कम हुई इसलिए मैंने 500 रुपए लिख लिया है, नॉन कैश है लेकिन खर्चा मैंने दिखा रखा है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे,
ऐड करेंगे। बाकी आपको एक चीज़ बताऊं, दिमाग में एक चीज़ रखो, पेपर के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लिखा रहेगा, आप आओगे उठाओगे और यहाँ पर लिख दोगे, बात खत्म। डेप्रिसिएशन दिए है, जाके ऐड में लिख दो, खत्म हो गया। फिर गुडविल की वैल्यू अगर कम हो रही होगी, गुडविल समझते हो ना, इंटेंजिबल एसेट, तो उसको क्या करोगे, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करोगे। गुडविल की वैल्यू को यहाँ पर राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे, गुडविल की वैल्यू को राइट ऑफ करोगे। ठीक, अगर वैल्यू कम हो रही है तो, वैल्यू बढ़ रही है तो कहाँ जाएगी बताता हूँ। उसके बाद क्या आता है, अगर मान लो कोई फिक्स एसेट थी, क्या थी, कोई फिक्स एसेट थी, है ना, मेरे से बोर्ड है, पुराना हो गया, मैंने इसको बेच दिया और बेचने पे मुझे लॉस हुआ, तो ऐड करोगे। जितने भी लॉस हो रहे हैं, है ना, तो फिक्स एसेट पे अगर मुझे कोई लॉस हुआ तो यहाँ पे लिखोगे, जो भी अमाउंट होगा XYZ, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दोगे। मैं अपने समझाने के यहाँ लिख दे रहा हूँ 1000, 2000, 3000, ठीक है, अपने से लिख दे रहा हूँ। आप लोग जब पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो लिखोगे। और इसमें क्या आ सकता है बेटा, इसमें एक चीज़ और आती है, क्या आती है, इसमें आता है इंटरेस्ट पेड। जैसे आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया, गिरवी रखे, तो उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, समझ में आ रही बात। तो डिवेंचर लिया, उस पर आप इंटरेस्ट दोगे, तो वो भी यहाँ पर जाएगा। एडजस्टमेंट में होगा अगर तो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मत छोड़ दो, जो क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझ लो ये 3 चीजें आई, और भी एक आध चीजें होती है वो क्वेश्चन करते करते आ जाएगी। मतलब जो ऐसी चीजें जो नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है वो ऐड होगा। और लेस क्या होगा सर, लेस होगा बेटा अगर कोई फिक्स एसेट को बेच के गेन हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश चीजें हैं वो ऐड होगी। गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहां पर भी लिख लेना, लॉस ऑन सेल लिख लेना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को ऐड करेंगे। मान लो 1000 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6 में से एक गए 5000, ठीक है, 5000। हमेशा जो लेस वाले है उसको ब्रैकेट में लिखना, यानी कि निगेटिव, मतलब माइनस करोगे। तो 3 2 5 1 6, 6 में से एक गए 5000। यहां तक समझ में आई बात, क्लियर हुई। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पर कौन सा बैलेंस मुझे मिलेगा, 6 लाख है, और 5000 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 6,05,000। ये करने का तरीका होता है। यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक डाउट होगा या कुछ भी लगे तो एक बार फिर से देखना वीडियो को, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देखो, सारी चीजें इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसके बाद आपको ये जो मिलेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको क्या मालूम चल गया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 6,05,000। यहां तक हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इतना करने के बाद अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो अब उसमें आपको कुछ करंट एसेट कुछ करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्या ऐड करेंगे सर, क्या लेस करेंगे। तो याद रखो हमेशा अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा, इतना समझ लो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड करोगे। और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी घटेगी तो लेस करोगे, ठीक है। सीधा सीधा हिसाब है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, लायबिलिटी घटेगी तो लेस। लेकिन एसेट्स में क्या है इसका उल्टा, अगर मान लो डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, अगर करंट एसेट घटेगी तो ऐड, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऐड, करंट एसेट घटेगी तो ऐड, करंट लायबिलिटी घटेगी तो लेस, और करंट एसेट बढ़ेगी, करंट एसेट बढ़ेगी तो लेस, ठीक है। उल्टा, करंट लायबिलिटी बढ़ रही तो ऐड, करंट लायबिलिटी घट रही तो लेस, करंट एसेट घट रही है तो ऐड, और करंट एसेट बढ़ रही है तो लेस। समझ में आ रही बात, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपको पहचानना रहेगा, और बढ़ रही है घट रही वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लो सपोज मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये 2000, यहाँ पर 3000, यहाँ पर है आपका 1000, और यहाँ पर है 1000, ये ब्रैकेट में 3 2 5, 5 में से 2 का कितना बचा, 3000। तो 6,05,000 में 3000 और ऐड करो तो कितना आएगा, 6,00,000।
8,000 कितना आएगा बेटा 6,08,000। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए रफ करना पड़ रहा है मुझे, अभी लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट चीज करोगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई भी टैक्स है उसको लेस करोगे, कौन सा ईयर वाला? प्रीवियस ईयर वाला। यहाँ पर कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे? करंट ईयर वाला। यहाँ पर कौन सा करोगे? प्रीवियस ईयर वाला। प्रीवियस ईयर में मान लो दे रखा है टैक्स आपको 1 लाख रुपए का। कितने का दे रखा है? 1 लाख रुपए टैक्स। तो आप इसमें से इसको लेस करोगे तो आपको क्या बैलेंस मिलेगा? आपको यहाँ पर बैलेंस मिलेगा 5,08,000। और आपको क्या मालूम चल जाएगा बेटा? आपको मालूम चलेगा कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको यहां पर मालूम चल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो कितना आएगा? 5,08,000 यानी कि 5,08,000 आपका क्या है? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उम्मीद तो यहां तक अच्छे समझ में आएगा। बस आपको समझ लो कौन कहां जाएगा, इस चीज को अपने माइंड में आप सेट कर लो, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है बेटा आपका आगे, यहाँ पे जो मैंने रफ किया था वो क्या होता था? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ नहीं करना, मेन आपका जो हार्ड होता है थोड़ा सा ऑपरेटिंग होता है, यहां से आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और, देर के डरना नहीं, सारी चीजें नहीं पूछता है ये। फॉर्मेट के अंदर इतनी चीजें आती हैं वो पता होना चाहिए, कुछ भी इसमें से 2-4 चीजें पूछेगा, सब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या किया जाएगा? मैंने बताया एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई आपने एसेट खरीदी, मान लो परचेज ऑफ एन एसेट्स, मैंने एसेट कोई खरीदी तो पैसा आएगा कि जाएगा? और कौन सी एसेट? फिक्स एसेट। खरीदी तो पैसा जाएगा। जाएगा तो यहां पर लिख दो, मैंने मान लो 2 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी तो 2 लाख रुपए चला गया। और कोई एसेट बेची तो पैसा आएगा, सोल्ड ऑफ एन एसेट। याद रखना, कोई एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, कोई एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा। मान लो 3 लाख रुपए आया, जब पैसा आएगा तो पॉजिटिव बैलेंस, और खरीदोगे तो पैसा जाएगा निगेटिव बैलेंस। और क्या आएगा इसमें? इसी तरह नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कोई खरीदोगे तो लिख देना परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी होगा लिख देना। बेचोगे तो लिख देना सोल्ड ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव बैलेंस में। समझ में आ रही बात? और क्या इसमें आता होता है? तो मैंने इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, 2 चीज बताई थी। इंटरेस्ट पेड जाएगा फाइनेंसिंग में, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा इन्वेस्टिंग में। तो कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो लिख दो, सपोज मान लो 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, अगर डिविडेंड पेड करोगे बेटा जी तो वो जाएगा फाइनेंसिंग में। डिविडेंड रिसीव्ड करोगे तो कहां जाएगा? वो इन्वेस्टिंग में। तो लिखो 2,000। ठीक है, तो पैसा आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, जो पैसा जा रहा है वो निगेटिव में। तो इसको ऐड करो, कितना आएगा? 3 लाख में 2 लाख गया, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख में इसको ऐड करो, 1,07,000 पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मालूम चल जाएगा? कैश यूज्ड, यहां पर लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 5,08,000 में 1,07,000 क्या करोगे? ऐड करो, कितना हो जाएगा? 6,08,000, 6,15,000, 6,15,000 आपका हो जाएगा बेटा क्या? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको बताता हूं कैसे करना है। हाँ तो बेटा देखो, अब आप लोगों ने यहां तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तक तो कर लिया। कोई परेशानी होगी जरूर, मैं मानता हूं परेशानी होगी, बट वीडियो को एक बार 2 बार देखना। आपको मैं तरीका बताता हूं आप क्या करो। आप सिर्फ जो चीजें इसमें है उसको पहचान लो, कौन कहां जाता है। इतना काम हो गया आपका, क्वेश्चन में क्लियर दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जब कल क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको एकदम हलवा लगने लगेगा, जैसे लगता है ना मीठा वाला हलवा खा लो, बस वैसा ही लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग में कितना था? इतना आया। यहाँ पे 5,08,000 आया आपका इन्वेस्टिंग, इसको भी ठीक है। और उसको सॉल्व मत करो अभी, यहाँ पे 15 मत लिखो, एक काम करो। और इन्वेस्टिंग कितना आया बेटा आपका? 1,07,000। ठीक है, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है। अब फाइनेंसिंग में क्या जाता है, याद है कि नहीं याद है? फाइनेंसिंग में
अगर आपने कोई शेयर इशू किया है, पहले बताओ, मैं कहता था शेयर इशू, डिवेंचर इशू, बैंक लोन, पैसा आया है या गया है या इंटरेस्ट दिया है उस लोन का, तो अगर आपने लोन लिया है तो वो भी फाइनेंसिंग में, आपने लोन का इंटरेस्ट दिया है वो भी फाइनेंसिंग में, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने शेयर इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, अगर मैंने शेयर इशू किया है तो क्या होगा, पैसा आएगा। आएगा तो मान लो 2 लाख रुपए इशू करके शेयर आया। मैंने डिवेंचर इशू किया, इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स इशू किया तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आया, ठीक है। बैंक लोन लिया, अगर लिया होगा तो यहाँ पे लिख देना, जितना भी जो दिया रहेगा लिख देना, बैंक लोन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ लो क्या क्या सकता है, ठीक है। अब अगर कोई इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, तो वो भी जाएगा यहाँ से। 50,000 रुपये इंटरेस्ट पेड किया बैंक लोन का, ठीक है, कितना, 50,000 रुपीज़। फिर मान लो डिविडेंड पे कर रहे हो, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में, डिविडेंड पेड कहाँ पे, फाइनेंसिंग में, 10,000 रुपीज़। जब भी पेड करोगे पैसा जाएगा तो ब्रैकेट में लिखा देना, बैंक लोन पे इंटरेस्ट पेड किया, डिविडेंड पेड किया, और क्या पे करोगे, और हो गया मॉर्गेज लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे, ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, भाई इशू किया था डिवेंचर तो पैसा आया था, रिडेम्पशन कर रहे हो, पैसा वापस कर रहे हो तो पैसा जाएगा। मान लो 20,000 वापस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें इस तरह से आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्मल बताया आपको, ये पॉजिटिव है, 2 और 1 मिला कितना होगा, 3 लाख। माइनस में कितना, 50, 10, 60, 2, 20, 80, तो 3 लाख में 80,000 माइनस करो तो कितना आएगा, 2,20,000। कितना आएगा बेटा, 2,20,000, ठीक है। कितना आएगा, 2,20,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिखना कैश यूज्ड इन, क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो कैश यूज होगा वो इसमें जाएगा, 2,20,000, ठीक है। क्लियर है, जी सर क्लियर है। तो आपको ऑपरेटिंग निकाला आपने, इन्वेस्टिंग निकाला आपने, फाइनेंसिंग निकाला, इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। अब इतना जब आप निकाल लोगे तो आपको अब क्या करना है, सारा काम तो हो गया सर, हाँ बेटा सारा काम हो गया। अब सिंपल सा काम करना है आपको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मान लो ये आपका ए है, सपोज ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो जो बैलेंस आए ना तीनों को सॉल्व कर लो, है ना, तो तब कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, 5,08,000 पॉजिटिव, 1,07,000 पॉजिटिव, 2,20,000 पॉजिटिव, तीनों को ऐड करो कितना आएगा, 5,08,000, 6,08,000, 6,15,000, 6,15,000 में 2,20,000 ऐड करो, 7,15,000, 8,15,000, 8,35,000, ठीक है। कितना आएगा, 8,35,000। अब जो 8,35,000 आया है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहां पे लिखना नेट कैश इंक्रीज, ठीक है, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जिन तीनों को ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को ऐड करना। ऐड करने पे अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश इंक्रीज लिखना, अगर निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज लिख देना। इतना सा काम करना तीनों को ऐड करने के बाद। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक चीज, इसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरह से आपको एक दिया रहेगा बैलेंस शीट के अंदर, वही फॉर्मेट के अंदर पूरे। मान लो ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है। करंट ईयर 2020 है, प्रीवियस 2019 है। यहाँ पे आपको दिया रहेगा 1 लाख, यहाँ पर दिया है 40,000, ठीक है। ये तो मैंने अपने से लिख दिया है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह से दिया रहेगा, मान लो यहाँ दिया 40,000 और 32, यहाँ पर दिया मान लो 15,000 और यहाँ पर दिया है 8,50,000, सपोज मान लो ऐसे मैंने लिख दिया है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर भी दिया रहेगा, आपको करंट ईयर भी दिया रहेगा। आप इतना कुछ करने के बाद एक काम करोगे, इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस, ठीक है। कैश यहाँ पे लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या लिखोगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, 15,000, तो यहाँ पे 15,000 लिख दो, ठीक है। अब इसको ऐड करो और जब भी
ए बी सी जो तीनों का बैलेंस आया है, ए बी सी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग जो बैलेंस यहां पर आया है, उसमें आप जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऐड करोगे तो हमेशा जो यहां पर आंसर आएगा वो करंट ईयर के बराबर आएगा। कितना आया? 8,50,000 और करंट ईयर में बैलेंस कितना है? 8,50,000। समझ में आई बात कि नहीं आई? मतलब ये तीनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस ऐड कर देना, तो आपको जो बैलेंस आएगा वो करंट ईयर के बराबर आएगा। और अगर बराबर नहीं आया यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। समझ में आ रही बात? तो हमेशा बैलेंस बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आज की वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखना ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। ज़्यादातर लोगों को शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई है ये वाली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और एटलीस्ट 2 टाइम ज़रूर से देखना। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।